गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग मनी और मनी सप्लाई के पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करें कि मैंने जो कॉम्पिटिटिव का जीरो से हीरो के लिए एक कंपटीशन वाला जो सीरीज स्टार्ट करा है उसका ये 6th पार्ट है, ठीक है। और हमने जो पार्ट 5th में था, 5th पार्ट में हम लोगों ने मनी के कॉन्सेप्ट्स को समझा था कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से आया, हॉट मनी क्या होता है, नियर मनी क्या होता है, प्लास्टिक मनी क्या होता है, उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। तो आज हम लोग पार्ट 6 में क्या पढ़ेंगे, देखो 3-4 चीज़ें हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे जो मनी से रिलेटेड है। पहला पढ़ेंगे हम लोग लीगल टेंडर, कि हमारा जो मनी है वो लीगल टेंडर क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन होता क्या है, ठीक है। और सेंट्रल मतलब एक तरीके से डिजिटल करेंसी क्या होता है, एक तरीके से डिजिटल करेंसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप खबरों में बहुत सुनते होंगे, लेकिन मैं उसे एक तरीके से थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, ठीक है। और लास्टली हम लोग देखेंगे सीबीडीसी के बारे में। सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बैंकिंग एंड डिजिटल करेंसी, जो कि रेगुलेट करने के बारे में बात किया गया आरबीआई की। आरबीआई क्या करेगी, हमारे डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करेगी, क्योंकि जो बिटकॉइन होता है वो कोई रेगुलेट नहीं करता है, वो अपने आप ही ऊपर नीचे जाता है। तो वो वॉलेटाइल मार्केट होता है, वो कभी बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत कभी नीचे चला जाएगा। तो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा रिस्की है। जैसे स्टॉक मार्केट है तो वो रिस्की है, लेकिन एक तरीके से उसको रेगुलेट कर रहा है ना, कोई सेबी रेगुलेट कर रहा है। तो इस सेबी के बारे में है कि नहीं, तो सेबी के बारे में भी डिटेल वीडियो आएगा और उसमें भी हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर नोट्स, और नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर आप लोग ले सकते हैं, वहाँ पर आपका सारा प्रॉपर जो होगा वो डाल दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए पहले स्लाइड से, और इसी जोश और इसी जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला क्या आ गया, लीगल टेंडर, कि लीगल टेंडर के बारे में बात है। लीगल टेंडर क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग जल्दी से। लीगल टेंडर वैसा मनी होता है या वैसा करेंसी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक क्या करती है, कुछ करेंसी या नोट्स को इशू करती है। देखो कॉइन को जो इशू करता है वो सरकार करती है, ठीक है, याद रखना हमेशा। और जो नोट होता है वो कौन इशू करता है भाई, नोट हमेशा जो होता है वो आरबीआई इशू करता है, सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपी का नोट कौन छापता है या कौन प्रिंट करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। तो लीगल टेंडर वैसा करेंसी होता है, क्योंकि करेंसी हम लोग कब बोलते हैं, जब नोट प्लस कॉइन हो जाता है तो हम लोग उसको करेंसी बोलते हैं। तो वो करेंसी हो गया। अगर वैसा करेंसी, जो करेंसी लीगल हो, ताकि हम लोग उस पैसे का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकें, ट्रांजैक्शन कर सकें, अपनी कर्ज को चुका सकें, टैक्स दे सकें, तो वो सब सारा पैसा क्या होता है, एक तरीके से लीगल टेंडर के रूप में आता है। आई होप सो आप लोगों को लीगल टेंडर समझ में आ गया होगा क्या है होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लीगल टेंडर का थोड़ा सा एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज। तो आरबीआई एक्ट 1934, जब देखो आरबीआई तो सेटअप हुआ था 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 में तो एक्ट पास किया गया था और 1935 में आरबीआई का सेटअप किया गया था। तो एक तरीके से वो ग्रांट क्या किया गया था कि आरबीआई सोल अथॉरिटी टू क्रिएट अ बैंक नोट, कि बैंक का नोट जो होगा वो आरबीआई सोल अथॉरिटी होगा और उसी को क्रिएट करेगा। लीगल टेंडर करेंसी नोट्स इन्फिनाइट होता है। व्हेन अ फिएट मनी इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऑल, जब फिएट मनी जो भी करेंसी इशू किया जाता है उसको हम लोग एक तरीके से फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है, वो इशू किया जाता है। अगर वो लीगल हो जाता है कोई भी कर्ज को चुकाने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक मोनेटाइजेशन टॉपिक आता है, एक डिमोनेटाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं हर एक एग्जाम, जैसे आरबीआई हो गया या फिर यूपीएससी हो गया या फिर एनडीए हो गया या फिर सीडीएस हो गया, ये सब सारा इसमें एक तरीके से आपको सारा इनबिल्ट मिलेगा, एक जगह खजाना है ये पूरा। तो मोनेटाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अ मनी, कि कोई भी चीज़ को, मान लो कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है तुम्हारे पास, अगर उसको तुम मनी के फॉर्म में बेच रहे हो और उससे मनी कमा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनेटाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एस्टैब्लिश्ड एनीथिंग इनटू अ लीगल टेंडर, अगर कोई भी कमोडिटी को, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग लीगल टेंडर में बदलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन आप लोग समझते होंगे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में, जहाँ नोटबंदी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखो 500 का नोट बंद हुआ था
1000 रुपये का नोट बंद हुआ था, अब क्या हो गया कि 2000 का नोट भी बंद हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन, अगर लीगल टेंडर वापस ले लेती है सरकार और वो करेंसी रेगुलेट नहीं होगी मार्केट में, तो हम लोग उसको डिमोनेटाइजेशन बोलेंगे। आई होप सो दोनों बातें क्लियर होंगी, मोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन। अब आता है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है भाई, एंड बिटकॉइन। तो देखो ये दो चीज़ें हैं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ डिजिटल एंड अ वर्चुअल करेंसी है दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या कि जो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेट को चुकाने के लिए, सारी चीज़ें। सेम उसी तरीके से ये क्या, एक तरीके से वर्चुअल करेंसी होगा, आपके अकाउंट में शो करेगा। मान लो कि 100 कॉइन्स, अगर एक कॉइन्स का वैल्यू अगर मान लो कि 50 रुपये है, ठीक है, 50 रुपये कॉइन है, इसका मतलब आपके अकाउंट में कितना है, 5000 रुपीज़ के रूप में एक तरीके से 100 कॉइन पड़ा हुआ है, और उसका इस्तेमाल करके आप मार्केट में कुछ भी खरीद सकते हैं। तो नॉट इशूड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी, ये कोई सेंट्रल आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता है, एंड डज नॉट एग्जिस्ट एनी फिजिकल फॉर्म, और ये कोई फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं। जैसे किसी पेपर में नहीं, जैसे कॉइन होता है तो वो सिक्का होता है भाई, उसका पेपर से बनता है, पेपर नोट्स अगर बनाते हैं तो वो सब सारा हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, या किसी भी देश में जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में, एक तरीके से ओपन सोर्स मतलब सॉफ्टवेयर में आ गया था, मतलब इसको एप्लीकेशन में लाया गया था और लोग इसे खरीद रहे थे, और बहुत कोई कोई तो कंगाल भी हो गया, कोई कोई बहुत अमीर हो गया। तो बिटकॉइन एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको कंगाल भी कर सकता है, बहुत रिस्की होता है और इसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्या, क्रिप्टो करेंसी के डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या, किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी 2009 में आया था, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आया गया था। ठीक है, जैसा कि हम लोग सबसे पहले बोला जाए बिटकॉइन आया था। क्लियर, तो बिटकॉइन एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी था जिसके थ्रू मार्केट में वो सारा काम होता था जिस तरीके से होना होता था, तो वो सब सारा बिटकॉइन से होता था। देखो ऐसा बिटकॉइन दिखता है, तो कहीं ना कहीं क्या कि हमारा वो एक तरीके से वर्चुअल करेंसी के रूप में वो हमारे सामने आया। यहाँ तक आई होप सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि जब अब ये आ गया भाई, तो सारे अब बौखला गए बैंक वाले, कि खास करके सारे कंट्रीज़ के, कि ये क्या हो गया। जैसे अभी एआई आ गया, तो एआई आ गया तो सारे लोग बौखलाए हुए हैं कि एआई क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा। तो उन सब सारी चीज़ों को अभी देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या वो सच में रिप्लेस कर पाएगा इंसान को, नहीं कर पाएगा। अगर इंसान जो है, अगर एआई तभी आप पर हावी हो पाएगा जब तक आप एआई को सीखते नहीं हो। अगर आप लर्न कर लोगे कैसे एआई को चलाया जाता है, तो उसके थ्रू आपकी जॉब बच सकती है। क्लियर, तो एक तरीके से एआई को भी उसी तरीके से देखा जा रहा है जिस तरीके से हम लोग, तो इसी तरीके से ये बोला गया कि भाई सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी अपना होना चाहिए था। हमारे देश में भी ये लागू किया गया। तो आरबीआई ने क्या बोला कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका नाम दिया गया कि सीबीडीसी, की एक करेंसी लाएगी सरकार, और लाई भी सरकार। तो आरबीआई रिकमेंड द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट इंक्लूडिंग द डिजिटल करेंसी, और जो ब्रॉड कर दिया गया कि भाई अब जो बिटकॉइन के साथ साथ जो करेंसी है वो अब आगे और डिजिटल करेंसी जुड़ गई। मतलब एक तरीके से जो लीगल टेंडर रुपीज़ था वो सब तो है ही था, ठीक है, वो जो करेंसी था प्लस डिजिटल करेंसी, मतलब करेंसी को भी हम लोग रेगुलेट करेंगे, जो भी करेंसी में क्या है, नोट्स और कॉइन्स, और जो हमारा डिजिटल करेंसी उसको भी हम लोग रेगुलेट करेंगे। तो सीबीडीसी क्या है, डिजिटल वर्जन ऑफ फिएट करेंसी है, एक तरीके से लीगल पैसा है, दैट कैन बी एक्सचेंज भाया ब्लॉकचेन ब्लैक वॉलेट, मतलब वो वॉलेट जैसा होगा, एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, कि वो वॉलेट में आपके आएगा और वॉलेट से आप खर्चा कर सकोगे। और वो एक पर्टिकुलर अभी मर्चेंट लेवल पर शुरू किया गया है। ठीक है, मतलब जो बिजनेसमैन है वहाँ से पहले बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में बात किया गया है। बेस्ड ऑन अ बिटकॉइन बट इट डिफर्स फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी। देखो बेस्ड उसी पर है, बिटकॉइन पर, लेकिन वो क्रिएट किया गया है, क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, आर नॉट अ लीगल टेंडर, कि एक तरीके से विच आर नॉट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट अ लीगल टेंडर। लेकिन जो वर्चुअल करेंसी है वो लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। तो फिएट मनी अ गवर्नमेंट इशू अ करेंसी नॉट बैक्ड बाय द कमोडिटी सच एज गोल्ड, तो गोल्ड वगैरह वो सब चीज़ आप लोग खरीद नहीं सकते हैं उससे। सेंट्रल बैंक हैज़ मोर पावर ओवर द इकोनॉमी सिंस दे रेगुलेट एंड हाउ मच मनी इज प्रोड्यूसिंग यूजिंग द फिएट मनी। तो इस तरीके से क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी, अच्छे तरीके से रेगुलेट करके चलेगी, और आरबीआई सही तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कर पाएगी सारे बैंकों को और सारे लोगों को, ताकि वो सही तरीके से इस्तेमाल हो और उसका गलत इस्तेमाल ना हो, और जो लोगों को लूटा ना जाए या फिर लोग इससे हताश ना हो। ठीक है, तो एक तरीके से सीबीडीसी लाया गया ताकि हमारे देश में हमारे देश का एक अपना डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। उसके बाद
आखिर क्यों नीड पड़ी है कि नहीं, कि भाई सीबीडीसी का नीड क्यों पड़ा। सबसे पहला कि एड्रेसिंग द मल प्रैक्टिस मतलब होता है कि जो मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है भाई, तो कोई भी किसी पर इस्तेमाल कर सकता है और कहीं ना कहीं उससे मार्केट में अगर आ गया एक बार भारत के मार्केट में, और भारत के मार्केट में अगर फैलते चला गया, तो वो हमारे मार्केट को हो सकता है कि वो ड्रग्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए बहुत अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब गलत तरीके से उपयोग हो सकता है। एड्रेसिंग वोलाटिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि बहुत मार्केट ऊपर जाता है कभी नीचे, मतलब 2 सेकंड में ऊपर चला जाएगा, 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा, मतलब बहुत वॉलेटाइल रहता है। सिंस द क्रिप्टो करेंसी इज सोनली डिटरमाइंड बाय द स्पेकुलेशन, ये पर मतलब अफवाहों पर बहुत बिलीव करता है और ये बहुत वॉलेटाइल रहता है। इस वजह से क्या सीबीडीसी की ज़रूरत पड़ गई आरबीआई को कि भाई हमारे देश में भी एक डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। ये कि डिजिटल करेंसी के प्रॉक्सी वॉर के लिए, इन अ डिजिटल एरा टू पुश बैक अगेंस्ट द इनएविटेबल प्रॉक्सी वॉर विच थ्रेटन आवर नेशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम लोग दोनों के सिक्योरिटी को हम लोग को डैमेज कर सकता था। प्रॉक्सी वॉर से बचने के लिए भी ये कदम उठाया गया। रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, कि डॉलर पर जो हम लोग की डिपेंडेंसी है वो कम हो थोड़ा सा, और साथ ही साथ हम लोग अपने करेंसी को क्या करें, ब्रॉड करें। अब ब्रॉड किससे होगा, ब्रॉड हमारा डिजिटल करेंसी से होगा। तो आई होप सो ये चीज़ें कंप्लीट होंगी आपकी। एडवेंट ऑफ प्राइवेट करेंसी कि इफ द प्राइवेट करेंसी गेन एक्सेप्टेंस, अगर प्राइवेट करेंसी को एक्सेप्टेंस मिल गया तो नेशनल करेंसी का वैल्यू नहीं रह जाएगा और कहीं ना कहीं वो थ्रेट करेगा, मतलब एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी बात आ जाएगा और लोगों को उसमें बहुत परेशानी हो सकता है। तो ये इन सब सारी चीज़ों की वजह से सीबीडीसी लाया गया हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के थ्रू। ठीक है, अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। देखो रिसेंट डेवलपमेंट अभी कि एल सैल्वाडोर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट अ बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, कि एल सैल्वाडोर एक फर्स्ट कंट्री बनी है जो कि बिटकॉइन को एज अ लीगल कैश के रूप में मानी है। मतलब क्या कि भाई बिटकॉइन के थ्रू आप कोई भी सामान परचेज कर सकते हो, कोई भी सामान ले सकते हो और वो जो दुकानदार है वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन अभी हमारे देश में लीगल टेंडर नहीं माना गया है, सिर्फ मर्चेंट बेसिस पर चलाया गया है। अगर यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात किया जाए, यूके के बारे में बात किया जाए, देखो उत्तराखंड नहीं है भाई, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑफ बिटकॉइन, कि जो यूके है वो भी पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है कि किस तरीके से हम लोग डिजिटल करेंसी ला सकें अपने देश में। चाइना है टेस्टिंग इट्स ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, जैसा अभी हमारे देश में सीबीडीसी हो रहा है ना, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा, सेम उसी तरीके से चाइना भी टेस्टिंग मोड में चला रहा है। एंड डब डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो डीसीईपी के नाम से अनऑफिशियली इन 2020, ये ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल तरीके से वो टेस्टिंग कर रहा है। आफ्टर डिजिटल करेंसी वेर यूज्ड इन फ्रॉड्स द आरबीआई बैंड बैंक्स एंड अदर रेगुलेशन एंटिटी टू सपोर्ट अ क्रिप्टो ट्रांस इन अप्रैल, और इसी को देखते हुए 2018 में जो आरबीआई थी उन्होंने क्या करा, बैन कर दिया कि कोई भी बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर, और उसको डिक्लेयर क्या कर दिया गया, अनलॉफुल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2020, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनलॉफुल बता दिया कि मतलब क्या वो कानून के दायरे में नहीं आता, अभी तक इसका कोई कानून नहीं आया, कानून आएगा तब देखेंगे। तो एक तरीके से हमारे देश में उसको एंटर करना बहुत ही आसान नहीं है, अब बिल्कुल ही अभी बंद हो चुका है। इंडिया इज एबल टू एम्पावर इट्स सिटीजन्स बाय अलाउिंग देम अ फ्रीली यूज ऑफ डिजिटल रुपी इन एवर एक्सपेंडिंग द डिजिटल इकोनॉमी एंड ब्रेकिंग अ फ्री एब्सोल्यूट बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या जो डिजिटल रुपीज़ है वो सब इस्तेमाल करके, जैसे वॉलेट वगैरह लाया गया बहुत सारा है कि नहीं, डिजिटल के ज़माने में देखो वॉलेट वगैरह इतना हुआ, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, तो वो सब सारे की वजह से कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी उतना छाप नहीं छोड़ पाया। और साथ ही साथ हमारे पॉलिसी मेकर मस्ट प्रॉपरली एसेस द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल रुपी इन इंडिया, और ये भी बोला जा रहा है कि अभी हम लोग आगे हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो भी पॉलिसी मेकर हैं, वो सब सारा ध्यान से देखें कि किस तरीके से इसको लाया जा सके और बैंकिंग सिस्टम में और मनी मार्केट में, ताकि हमारे देश को ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े और आसानी तरीके से ये काम हो सके। ठीक है, तो आई होप सो पूरा आपका कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम लोगों ने लीगल टेंडर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीडीसी, तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्यों नीड है, फर्स्ट कंट्री कौन थी जो डिजिटल करेंसी अप्लाई की एज अ लीगल टेंडर, तो वो तो सारा चीज़ मैंने बताया। इसके आगे जो भी आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा और मस्ती से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम के बारे में, टैक्स रिफॉर्म के बारे में, सारा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपको इसी तरीके से मिलेगा और आसानी तरीके से और शांति भाषा में मिलेगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देखते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तब तक मौज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।